हेलो डियर स्टूडेंट, आज के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग साइंस के चैप्टर को एक एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लोग क्लास 6 के साइंस को चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे तंतु क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या यूज है। साथ ही हम देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं तंतुओं के बारे में। तो पढ़ लेते हैं कुछ वस्तुएं जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आगे है रुई तथा जूट, जिसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। तो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं की बात करेगा तो हम लोग बोलेंगे एक हो गया रुई और एक हो गया जूट। आगे है ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से हैं? वो है ऊन और रेशम। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। जो ऊन होता है या तो वो भेड़ से प्राप्त होती है या वो बकरी से प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं, इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो जंतु वाले जो तंतु होते हैं वो कौन कौन से जंतुओं से प्राप्त होता है। तो उसमें हमें याद रखना है कि भेड़, बकरी और खरगोश, याक और ऊँट, जो 5 एनिमल आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये हमें ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। आगे है रेशमी तंतु। रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो देखिए, जो रेशमी तंतु होता है, रेशम का जो कीट होता है वो भी तो एक एनिमल है। तो एनिमल से भी रेशमी तंतु प्राप्त होते हैं। तो जो रेशम का जो कीट होता है उससे जो रेशम निकाला जाता है तो उसके कोकून से खींचा जाता है, ये हमें याद रखना है। क्योंकि जब रेशम का जो कीट होता है ना, जब उसका लार्वा होता है तो उसके कई स्टेज होते हैं। लार्वा स्टेज होता है, प्यूपा स्टेज होता है, कोकून स्टेज होता है। तो हमें याद रखना है कि जो रेशम का कीट होता है उसके कोकून स्टेज से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। आगे है हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। तो पहले के लोग क्या करते थे? केवल प्राकृतिक तंतु, क्योंकि वो पहले छाल से जो है छाल पहनते थे, फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, रुई का यूज करने लगे, जूट का यूज करने लगे। तो ये लोग क्या करते थे? प्राकृतिक तंतुओं का ही यूज करते थे। लेकिन क्या हुआ, पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, रासायनिक पदार्थों से तंतु बना रहे हैं लोग। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। अब ये संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से हैं? इनमें एक एग्जाम्पल दिया है पॉलिस्टर, दूसरा है नायलॉन और तीसरा है एक्रिलिक। ये क्या है? संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हैं। तो अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो एक पेज ले लेते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तंतुओं की अगर बात करें तो जो तंतु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपने पढ़ा प्राकृतिक और एक आपने पढ़ा संश्लेषित। अब देखिए, जो प्राकृतिक तंतु होते थे या तो वो जंतु से प्राप्त होते थे या पौधे से प्राप्त होते थे। तो एक में हम लोग लिख लेंगे जंतु और दूसरे में लिख लेंगे पादप। जंतु से अगर प्राप्त होने वाले तंतुओं की बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्तिक ऊन। क्या पढ़ा था? कार्तिक ऊन। ये कार्तिक ऊन किससे प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त हो सकते हैं या तो भेड़ से प्राप्त होगा, भेड़ या बकरी से प्राप्त होगा। और हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल देखा था? खरगोश था एग्जाम्पल में, और याक था, और क्या था? एक था ऊंट। तो हमें याद रखना है कि जो ऊन होता है वो भेड़, बकरी से प्राप्त होता है, लेकिन खरगोश से भी प्राप्त होता है, याक से भी प्राप्त होता है और ऊँट से भी प्राप्त होता है। और हम लोग एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं, रेशम का कीट। रेशम का कीट, रेशम के कीट से भी हमें रेशम प्राप्त होता है, तो वो भी जंतु के अंतर्गत आता है। अगर पादप की बात करें तो पादप में हम लोगों ने पढ़ा था कपास, कपास से प्राप्त होता है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था जूट, जिसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं। तो आई होप कि अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने तंतु कहाँ कहाँ से प्राप्त किया था। और अगर संश्लेषित की बात करें तो जो संश्लेषित था उसमें क्या था? पॉलिस्टर, और क्या था? नायलॉन था,
और एक तीसरा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एक्रेलिन का, एक्रेलिन। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो तंतु होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है संश्लेषित। प्राकृतिक में भी दो प्रकार के होते हैं, जंतु से प्राप्त होने वाले और पादप से। जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो ऊन होते हैं उन्हें हम लोग कार्तिक ऊन बोलते हैं, जो कि भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊँट और रेशम के कीट से प्राप्त होते हैं। पादपों से की बात करें तो जो कपास होता है उससे हमें तंतु प्राप्त होते हैं और जूट से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। तो कुछ पादप जो तंतु होते हैं, पादप मतलब पौधों से प्राप्त होने वाले तंतु। तो पहला हमारा है रुई। जो रुई प्राप्त होता है वो कैसे होता है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, रुई कहाँ से आती है? तो इसका जो आंसर है वो है, इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है तथा जलवायु उष्ण होती है। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो रुई हम लोग उगाते हैं उसके लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है? तो हम लोग बोलेंगे काली मृदा उपयोगी होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कई साल एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है कि जलवायु कैसी होती है? तो जो जलवायु होती है वो उष्ण होती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। आगे है, क्या आप कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो ये क्वेश्चन है, क्या हमारे देश में कपास की कृषि होती है? अगर होती है तो वो कौन सा राज्य है? तो अगर हम लोग बात करें गुजरात रीजन में तो वहाँ क्या होती है? कपास की खेती होती है। महाराष्ट्र में भी होती है। तो हम लोग दो राज्यों के नाम बता दिए यहाँ पे कि गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की कृषि होती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। तो जो कपास के जो फल होते हैं वो नींबू के माप के होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं वो गोलक। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नींबू के माप के होते हैं। आगे है, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है तो ये क्या होता है, इसका जो बीज होता है वो खुल जाता है कुछ इस प्रकार से, और इसी के बीच में जो है रुई रहती है यहाँ पे। तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। अब इसके अंदर ये जो कपास गोलक था, जब ये खुल गया तो इसके अंदर क्या होते हैं? काले काले बीज होते हैं, छोटे छोटे, देखा जा सकता है। आगे क्या है? आगे है, साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले के लोग थे वो जब कपास जो गोलक है, जो आपका ये कपास गोलक है, इस जब ये फूट जाता है तो इसमें जो रुई होती है उसको हाथों द्वारा निकालते हैं ये लोग। आगे है, इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि कपास से बीजों को अलग करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो हम बोलेंगे कंकतन बोलते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। आगे है, इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। देखिए ये जो है क्वेश्चन एक साल पूछा गया था और ऑप्शन में क्या था कि कपास से बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसमें था कपास ओटना, कपास खोटना, या फिर कुछ दो एग्जाम्पल, दो जो आपके ऑप्शन है वो अलग अलग और थे। तो हमें याद रखना है कपास ओटना बोलते हैं। आगे है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो पहले क्या होती थी कि लोग क्या करते थे, जो कपास के गोलक होते थे, ये जो कपास के गोलक होते थे उसमें से कपास हाथों द्वारा निकालते थे। लेकिन अब क्या है कि इस प्रक्रिया को करने के लिए बहुत सारी मशीनें आ गई है। आगे देख लेते हैं, जूट के बारे में पढ़ना है हमें। तो जो जूट होता है उसको हम लोग पटसन भी बोलते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जो पटसन होता है, जो जूट होता है, वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? उसमें ऑप्शन में रहेगा पत्ती से होता है, तने से होता है, जड़ से होता है, या फिर तना से होता है, कुछ भी आपको दे देगा। तो आप लोग बोलोगे कि जो पटसन होता है वो तना से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ बनता है। आगे है, भारत में इसकी जो खेती होती है वर्षा ऋतु में की जाती है। तो जो आपका जूट है उसका जो खेती होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। आगे है, भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आपका भारत में जो जूट उगाया जाता है वो कौन से राज्य में उगाया जाता है? तो ये तीन राज्य आपको याद रखना है। एक पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा बिहार हो गया, तीसरा असम हो गया। इन तीनों राज्यों में जूट की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आगे है, समानतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं? पेड़ की कटाई करते हैं। तो जब जो आपका प्लांट है, जब उसमें फूल आने लगते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? इसकी कटाई करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है आपका। देखिए जितने भी लाइन दिए गए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से लिया गया है
और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे लिया गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आगे, फसल की कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ये क्या करते हैं, जब ये पौधा पुष्पन अवस्था में होता है, जब इसमें फूल आने लगती है तो इसकी कटाई होती है। कटाई करने के बाद इसको क्या करते हैं, इसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोकर छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हाथों से पृथक करके जो हमारा जो पटसन है, जो जूट है, उसको अलग कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो कोई भी वस्त्र बनाएंगे तो उसके पहले इन लोगों को क्या करेंगे, तागे में परिवर्तित करेंगे, तभी तो बुनाई होगी। आगे पढ़ लेते हैं। फ्लैक्स भी एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। देखिए, जो फ्लैक्स है वो थोड़ा इंग्लिश नाम लग रहा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये संश्लेषित जो है तंतु होगा, लेकिन ये क्या है, एक पादप तंतु है जिसको हम लोग प्राकृतिक तंतुओं के अंतर्गत रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो आपका ये प्राकृतिक तंतु में जो पादप है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्लैक्स। ये भी क्या है, एक प्राकृतिक तंतु जो कि पादपों से प्राप्त होता है। आगे है कि कपास से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। जब हम लोग कपास को तोड़ते हैं तो वस्त्र कैसे बनता है, तो सबसे पहले मैंने बताया कपास गोलक होता है, कुछ इस प्रकार का कपास गोलक जो होता है उसमें जो है कपास रहता है। तो इसको हम लोग जब तोड़ते हैं पेड़ से तो इसको हम लोग बोलते हैं ओटना। उसके बाद क्या करते हैं, इस कपास से रेशे को अलग करते हैं। रेशे को अलग करने के बाद कताई प्रोसेस होती है। कताई से क्या बनता है, तागे बनते हैं। तागे के बनने के बाद या तो हम लोग बुनाई करते हैं, या तो बिन देते हैं उसको, या तो हम लोग बांध के क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो ये आपकी एक प्रक्रिया हो गई, आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए, अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो कि हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, तंतु किसे कहते हैं। ऑप्शन है धागे की पतली लड़ियों को, दूसरा है सुई को, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है जड़ों को। तो जो तंतु होता है वो क्या किसको कहते हैं, धागे की पतली लड़ियों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। एक लंबा धागा अगर है, उससे अगर हम लोग एक वस्त्र बना रहे हैं तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस विधि को बोलते हैं बधाई। ऑप्शन नंबर 2 है बुनाई, ऑप्शन नंबर 3 है कताई, और ऑप्शन नंबर 4 है ओटना। तो जब भी हम लोग वस्त्र बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बधाई या फिर बुनाई करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर, जो आपका बुनाई वाला ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कपास के पौधों को उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने मृदा के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन हमारा है लाल मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है चिकनी मृदा, और चौथा है रेतीली मृदा। तो आई होप कि आप लोगों को उत्तर इसका पता चल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जो कपास के पौधे होते हैं उनको उगाने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, तंतुओं से क्या बनता है। तंतु से क्या बनते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है वस्त्र, ऑप्शन नंबर दूसरा है धागा, ऑप्शन नंबर तीसरा है कपड़ा, और ऑप्शन नंबर चौथा हमारा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो तंतु होते हैं उनसे धागा बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, धागा से कपड़ा या फिर वस्त्र बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है। रुई का उपयोग नहीं किया जाता, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है बत्तियाँ बनाने में, तो बत्ती बनाने में तो हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है रजाइयाँ बनाने में, रजाई बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। तीसरा है बोरियाँ बनाने में, और चौथा है तकिए बनाने में। तो बत्ती बनाने में, रजाई बनाने में और तकिया बनाने में हम लोग यूज करते हैं। बोरी बनाने में हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जो बोरियां होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और जो बोरियां होती हैं कभी कभी वो जूट की बनी होती हैं, तो रुई से हम लोग बोरियां नहीं बनाते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, पटसन तंतुओं को तने से कैसे अलग किया जाता है। तने से कैसे अलग करते हैं। ऑप्शन है डंडों से पीट कर, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा है पशुओं को घुमाने से, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा, तो हाँ हमने यही प्रोसेस पढ़ा था कि पटसन तंतुओं को हम लोग कुछ दिन के लिए पानी में छोड़ देते हैं, उसके बाद तने को जल में गलाकर हाथों द्वारा हम लोग तंतु को अलग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है। सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु पूछा है।
ऑप्शन हमारा है रुई, दूसरा है ऊन, तीसरा है रेशम का धागा और चौथा है सड़। तो जो रेशम का धागा होता है वो सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है। यहाँ संश्लिष्ट तंतु का पूछा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो तंतु होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होते हैं, एक संश्लिष्ट होते हैं। तो क्या रेशम है, रेशम तो हमने पढ़ा था कि ये जंतुओं द्वारा प्राप्त होता है और ये प्राकृतिक है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा क्या ऊन है, तो हम लोगों ने पढ़ा था जो ऊन होता है वो हमें क्या होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है कपास, तो हमने कपास के बारे में पढ़ा था, कपास जो होता है वो पौधों से प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा हमारा है पॉलिस्टर, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। जो पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है या फिर एक्रेलिन होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपका नायलॉन भी अगर ऑप्शन में होता या फिर आपका एक्रिलीन भी होता तब भी आपका यही आंसर ठीक होता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। जलवायु के बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है शीत ऋतु में, दूसरा है उष्ण में, तीसरा है नम में और चौथा है शुष्क में। तो देखिए जो कपास होता है वो आपका उष्ण जलवायु में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। और मृदा कैसी होनी चाहिए, काली मृदा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है। संश्लिष्ट तंतु के बारे में पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है फ्लैक्स, ऑप्शन नंबर 2 है पॉलिस्टर, ऑप्शन नंबर 3 है नायलॉन और ऑप्शन नंबर 4 है एक्रिलीन। तो देखिए जो आपका फ्लैक्स होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, जो फ्लैक्स होता है वो हमें पौधों से प्राप्त होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है और यह एक प्राकृतिक तंतु है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।